नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। और सबसे पहले बात उस कैश की जिसने सबको चौंका दिया है। झारखंड से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता धीरज साहू की कंपनियों के 3 राज्यों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हो रही है। इन छापों में अब तक 290 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। ये देश के अब तक की सबसे बड़ी कैश रिकवरी है। अब भी नोटों की गिनती जारी है। आईटी सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में अभी समय लग सकता है, क्योंकि अभी करीब 6 से 7 कमरे ऐसे हैं जिनको चेक करना बाकी है। 9 लॉकरों को खोलना बाकी है। सबसे ज्यादा कैश बलदेव साहू कंपनी के दफ्तर से बरामद हुआ है, जो 9 अलमारियों में भर कर रखा गया था। छापों की ये कार्रवाई ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हो रही है। शराब व्यापार से जुड़े बुध डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और इस समूह की 3 अन्य कंपनियों पर आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है। 3 राज्यों में पड़े इन छापों में अब तक 290 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। इसे पश्चिम ओडिशा में सबसे बड़ी स्वदेशी शराब निर्माण और बिक्री कंपनियों में से एक कहा जाता है। अब भी बरामद नोटों की गिनती जारी है। जिस तरह की खबरें आ रही है उसमें कोई कहता है 50 करोड़, कोई कहता है 100 करोड़, कोई कहता है 200 करोड़, कोई कहता है 300 करोड़। प्रधानमंत्री जी भी इनकम टैक्स से जानकारी लेकर के बयान नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी एक अखबार को ट्वीट कर रहे हैं। अभी तक कोई आधिकारिक बयान इनकम टैक्स की तरफ से नहीं आया है, जो कि अब तक आना चाहिए था। ये आखिर क्या होता है जो हर चीजें सूत्रों के हवाले से, मुखबिरों के हवाले से छपती है, और प्रधानमंत्री जैसा गरिमामयी पद पर बैठा व्यक्ति एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह ट्वीट करता है और हल्की ट्वीट करता है। उनके यहाँ के नेता कुछ बोले जा रहे हैं, अन्य नेता कुछ बोले जा रहे हैं, अनुराग ठाकुर कुछ बोले जा रहे हैं। अरे छापेमारी तो ठीक से कराइए। कांग्रेस के सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, तीसरी बार के सांसद। सुबह तक की जो मेरी जानकारी थी, हवाई जहाज में चढ़ने के पहले तक 290 करोड़ रुपया कैश गिनती हो चुका था। 8 लॉकर खुलना बाकी है, 10 कमरे खुलने बाकी हैं। ये संख्या जो है वो 500 करोड़ तक चली जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। 500 करोड़ तो कैश है। फिर जो संपत्ति है वो संपत्ति हजारों करोड़ की होगी, जो कागज इनक्रिमिनेटिंग जो है डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो ये कांग्रेस ने पूरे देश के अर्थतंत्र को, पूरे देश के सिस्टम को खोखला बना दिया है। इस मामले में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी मनीष कुमार। छापेमारी अभी जारी है और जो नकद जब्त की गई है उसकी गिनती भी अभी जारी है। और लेकिन ये जो आंकड़ा है वो 290 करोड़ को पार कर चुका है, लेकिन अभी कई सारे अलमीरों की गिनती बाकी है। और इसके अलावा सोमवार को कुछ लॉकर्स भी खोले जाएंगे और कुछ और जगहों के बारे में अभी आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें सुराग मिला है। तो उन जगहों पर भी छापेमारी की तैयारियां की जा रही हैं, या वो प्रोसेस भी जो आप कह सकते हैं कि एक तरह से अभी शुरू हो चुका है। तो इसलिए ये जो रिकवरी है वो 300 करोड़ के ऊपर होगी। निश्चित रूप से धीरज साहू और कांग्रेस पार्टी के लिए ये जो पूरा मामला है काफी बड़ा, आप कह सकते हैं कि उनके लिए एक तरह का राजनीतिक मुश्किलें खड़ी करने वाला है। लेकिन अभी जो कांग्रेस के नेता हैं, खासकर झारखंड कांग्रेस के नेता जो धीरज साहू के करीबी रहे हैं, उनका कहना है कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया गया है, क्योंकि ये कोई राशि जो जब्त की गई है कोई उनकी अपनी निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि ये जो ज्वाइंट फैमिली है जिसमें उनके कई सारे भाई भतीजे हैं, सब इस कंपनी में हिस्सेदार हैं। और जो जहां से ये राशि उड़ीसा के संबलपुर के एक जगह से सबसे सर्वाधिक राशि जब्त की गई है, वहां पर उनके भतीजे उस कंपनी के निदेशक हैं। हालांकि जैसा कि मैंने बताया कि सारी कंपनियों में सभी निदेशक हैं, इसलिए उनका कहना है कि जानबूझकर टारगेट किया गया है। तो कांग्रेस को मालूम है कि इस छापेमारी के बहाने से इसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा रहा है, पार्टी को घेरने की तैयारी की जा रही है। इसलिए एक तरह से कांग्रेस के नेता भी अब उनके बचाव में, खासकर झारखंड कांग्रेस के नेता उनके बचाव में अब तक सामने आए हैं। और अब बात करते हैं आतंक के खिलाफ एनआईए के बड़े एक्शन की।
ये एक्शन हुआ है आईसिस की साजिश के खिलाफ। एनआईए की ये छापेमारी महाराष्ट्र और कर्नाटक में हो रही है। कुल 44 ठिकानों पर एनआईए ने रेड की है। इस छापेमारी के दौरान 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे ग्रामीण और शहरी इलाके में 40, पुणे में 2, मीरा भाईंदर में 1 जगह रेड हुई है, जबकि कर्नाटक में 1 जगह एनआईए ने दबिश दी है। और क्या है ये पूरा मामला, और विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े। जो जानकारी अभी मिल रही है, ताज़ा जानकारी यह है कि जो सुबह के करीब 13 लोगों को हिरासत में लिया गया था, अब उन्हें एनआईए ने गिरफ्तार जो है वो दिखा दिया है। मुख्य तौर पर अभी भी कुछ ठिकानों पर छापेमारी जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ लोगों से पूछताछ अब भी एनआईए की टीम करती हुई दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र आईएसआई का जो मॉड्यूल था, उसको लेकर कहीं ना कहीं एनआईए लगातार जाँच कर रही थी और उसके उस सिलसिले में छापेमारी जो है वो देखने को मिली है। मुख्य तौर पर जो एनआईए के अधिकारी है वो ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह की साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी उसकी तह तक जाना चाहते हैं, और इसीलिए छापेमारी जो है देखने को मिल रही है। कुछ दस्तावेज उनके घर से मिले हैं, इस तरह की जानकारी जो है वो फिलहाल ये प्राथमिक जानकारी हमें मिल रही है कि कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे कि ये कहा जा सकता है कि जो हैंडलर्स विदेश में बैठे हैं उनके जरिए संपर्क में रहा करते थे और ऐसे ही कई युवाओं को जो है बलगराने की कोशिश भी की जा रही थी। तो कुछ साहित्य वहां से बरामद जरूर किया है, लेकिन और क्या कुछ चीजें मिली है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा जब एनआईए की तरफ से आधिकारिक तौर पर इसमें जानकारी साझा की जाएगी। उत्तर प्रदेश की अमरोहा सीट से बीएसपी सांसद दानिश अली को मायावती ने पार्टी से निकाल दिया है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहीं चलते हैं। कि बहन कुमारी मायावती जी का हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुजन समाज पार्टी का टिकट देकर के लोकसभा का सदस्य बनने में मेरी मदद की। बहन जी ने मुझे बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बनाया। मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला है। उनका आज का फैसला जरूर दुर्भाग्यपूर्ण। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का भरसक प्रयास किया और कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। इस बात की गवाह मेरे अमरोहा की जनता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध जरूर किया है और आगे भी करता रहूंगा। चंद पूंजीपतियों द्वारा जनता की संपत्तियों की लूट के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है और आगे भी उठाता रहूंगा, क्योंकि यही सच्ची जनसेवा है। यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने जुर्म किया है और मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अमरोहा की जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आपकी सेवा में मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। ये मेरी प्रतिक्रिया है। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं? दानिश भाई, आप कह रहे हैं कि कभी जो रिश्ते हैं वो कभी खराब नहीं रहे, तमाम चीज़ें। क्या लगता है कि अभी क्या वजह है कि चुनाव से, क्योंकि अब 2-3 महीने रह गए, इस वक्त आपको निलंबित किया गया है? क्या सिर्फ ये पूंजीपतियों के खिलाफ जो आवाज़ आपने उठाई है यही एक कारण है या कुछ और भी इसके पीछे है? ये तो मैंने कहा कि मैं जिस दिन से मैं सांसद चुना गया, पहले दिन से मैंने जनता के हित और पार्टी की आइडियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर मैंने इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित समाज की, किसान की, गरीब की, मजलूम की, पिछड़े वर्ग की
शेड्यूल यहाँ कास्ट की, पर दलित दानिश अली की अपना पक्ष रख रहे हैं। उनके ऊपर कहा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण उनको निकाला गया है। तनिष्क पंजाबी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। तनिष्क, जिस तरह से अभी दानिश अली को निकाला गया है, वहां पर आपको क्या खबरें मिल रही? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि वो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन सीधे सीधे पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगाया गया है। जी ज़रूर, उनके ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगाया गया। मैं इस वक्त बीएसपी ऑफिस के बाहर ही हूँ। देखिए, बीएसपी का एक पुराना प्रचलन रहा है कि जो भी पार्टी लाइन से कुछ अलग बात करता है उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाता है। तो हम अगर दानिश अली को देखें तो दानिश अली जो हैं खासकर जो है इंडिया ब्लॉक लीडर्स के साथ दिख रहे थे। वो महुआ मोइत्रा की कंट्रोवर्सी में भी वो एथिक्स कमेटी के पैनल में थे और कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े हुए दिख रहे थे। तो इसके ऊपर पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी। इसके ऊपर पूरी की पूरी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो अगर हम बात करें पार्टी लाइन की, तो बीएसपी ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में साफ साफ कहा है कि ना वो बीजेपी के साथ खड़ी है, ना वो इंडिया ब्लॉक के साथ खड़ी है, वो एकदम अकेले है इन दोनों से परे। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो अपना जो है इंडिया ब्लॉक से दूरी बना के रखना चाहती है, उनसे अपनी दूरी रखना चाहती है। और कहीं हर बार टाइम एंड अगेन उनके ऊपर ये एलिगेशन ज़रूर लगा है कि वो बीजेपी के साथ बीएसपी जो है बीजेपी के ऊपर सॉफ्ट है, थोड़ा सा नरम रहती है। हालांकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो बीजेपी से अलग हैं, वो बीजेपी के किसी भी चीज़ में समर्थन नहीं करते, बट कहीं ना उनके ऊपर बार बार आरोप ये लगता है कि उनके ऊपर सॉफ्ट, वो बीएसपी बीजेपी के ऊपर सॉफ्ट जाती है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी दिखती है कि कहीं ना कहीं ये अफर्मेशन मिलती है, कहीं ना कहीं उस बात को थोड़ा सा वजूद ज़्यादा मिलता है जो ऑपोजिशन पार्टीज लगाती हैं बीएसपी के ऊपर। दानिश अली के सस्पेंशन से कहीं ना कहीं इस बात को थोड़ा सा वजूद ज़्यादा मिलता है। अगर हम लोग बात करें कि ये बाकी पार्टियों के लिए क्या मतलब बन सकता है, बाकी पार्टियों के लिए क्या मायने रखता है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये एक मौका है उनकी अपनी प्रेजेंस बढ़ाने का, खासकर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर। दानिश अली एक माइनॉरिटी लीडर हैं, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए कहीं ना कहीं एक मौका है अपनी प्रेजेंस बढ़ाने का, अपनी मौजूदगी बढ़ाने का 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। ओवर टू। बहुत शुक्रिया तनिष्क आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो दोनों तरफ से दूरी बनाने की कोशिश में बीएसपी, और यही वजह वहां पर लखनऊ में बताई जा रही है कि दानिश अली को बाहर करने का कारण बना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज गोरखपुर पहुंचे और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1100 मकानों का भूमि पूजन भी हुआ। भाइयों बहनों, यह एक दुर्लभ क्षण है कि इन कार्यक्रमों के साथ आप सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, बेटी के लिए और महिला सुरक्षा के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये सभी महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जाने वाले प्रयास हैं, चाहे वह हर गरीब को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस के सिलेंडर देने का हो, 1,75,00,000 लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश में सुविधा का लाभ मिला है और देश के अंदर 9,60,00,000 लोग इस योजना का लाभ प्राप्त किए हैं। अमेठी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के मौके पर स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहीं। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों को गिनाया और कहा कि विकसित भारत का संकल्प लेकर मोदी जी की गाड़ी हम सब के बीच आई है। विकसित भारत का संकल्प लिए मोदी की गारंटी की गाड़ी आज हम सबके मध्य आई है कि अब तक 204 ग्राम पंचायतों के माध्यम से ये गाड़ी 80,000 से ज्यादा लोगों को अपने संचार के माध्यम से उपलब्धि और मोदी जी के माध्यम से होने वाले कामों की जानकारी
पहुंचा पाई है। आप पैसा कमाते हैं और बचाते हैं, चाहते हैं कि ये पैसा बढ़ता रहे ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। इसके लिए आप जमीन खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। लेकिन कब आप कहाँ निवेश करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ये आपको एनडीटीवी प्रॉफिट से बेहतर कौन बता सकता है। एनडीटीवी प्रॉफिट कल लॉन्च हो चुका है और आपके टीवी पर भी ये सुलभ है। इसके अलावा ndtvprofit.com, hindi.ndtvprofit.com पर भी है और ऐप के रूप में भी ये आप सबके साथ है। मिस्टर अग्रवाल प्लीज। तेलंगाना विधानसभा में पहले दिन की कार्यवाही में बीजेपी के 8 विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। दरअसल विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है और इसका विरोध बीजेपी कर रही है। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी उमा सुधीर। भाजपा के 8 विधायक हैं और उन्होंने कहा है कि वो अब शपथ नहीं लेंगे जब अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। भाजपा के विधायक राज्यपाल के पास गए हुए हैं, वहाँ पे कंप्लेंट दे रहे हैं कि जो कन्वेंशन है वो ये है कि सबसे जो सीनियर एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाने की कन्वेंशन है। लेकिन भाजपा का कहना है कि अकबरुद्दीन ओवैसी को इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि रेवंत रेड्डी एमआईएम से डरते हैं और उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस और एमआईएम एक तरह से मिली भगत हैं और यही वजह है कि वो अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बना रहे हैं। 2018 में भी विधायक एक ही थे तब, राजा सिंह, और उन्होंने तब भी शपथ लेने से मना कर दिया था। जब एमआईएम के विधायक जो चारमीनार के थे, मुमताज जी, वो प्रोटेम स्पीकर बने थे, तब भी राजा सिंह ने कहा था कि मैं शपथ उनके साथ नहीं लूंगा। और अब उनका कहना है कि अकबरुद्दीन ओवैसी को वो रजाकार का डिसेंडेंट मानते हैं, उन्हीं के परिवार के जन मानते हैं और इसीलिए वो अपना शपथ अभी नहीं लेंगे और इंतज़ार करेंगे फुल टर्म स्पीकर आने का। यानी कि 14 दिसंबर तक हो सकता है कि जो गद्दम प्रसाद हैं वो स्पीकर बनेंगे, वही नियुक्त किया है एआईसीसी ने और उन्हीं को इलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद वो शपथ लेंगे। इसके अलावा केटी रामाराव और केसीआर भी अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि केसीआर का तो ऑपरेशन सर्जरी हो रहा है और केटीआर ने भी कहा है कि उनको उनके साथ रहना जरूरी है। और दूसरी तरफ तेलंगाना सरकार ने अपने चुनावी वादे पूरे करने शुरू कर दिए हैं। क्या बदलाव हैं, इस पर हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने कुछ छात्रों से बात की है। कांग्रेस ने अपनी उनकी जो गारंटीज हैं वो लेना चाह रही हैं, वो उनको फुलफिल करना चाह रहे हैं। पहला गारंटी है फ्री बस सर्विस महिलाओं के लिए महालक्ष्मी स्कीम के तहत, और दूसरा गारंटी है उनका राजीव आरोग्यश्री के तहत जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवर है उसको 10 लाख रुपए तक वो लोग करना चाह रहे हैं। आप बताइए कि अब बस फ्री हो गया है तो खुशी किस बात का है? खुशी इस बात की है कि बहुत सारे मिडिल क्लास पीपल है ना, वो बस में ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास पैसे होते या नहीं होते, इसलिए कुछ लोग घर में ही रह के कुछ कहाँ भी नहीं घूमते। मगर इस स्कीम से, इस योजना से बहुत सारी लड़कियों को फ़ायदा है कि हर जगह घूम सकते हैं, वो भी सेफ से। इसलिए थैंक यू सीएम सर जी इस योजना के लिए। तो खुशी इन लड़कियों के लिए इसलिए भी है कि वो पहली ऐसे राइड में जा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री अभी इनॉग्रेट करेंगे स्कीम को और अब जाने वाले हैं इसी राइड पे। फ्री राइड का मतलब क्या है? घूमना फिरना खूब रहेगा। हाँ, घूमना फिरना खूब रहेगा और स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगदारी है और लेडीज महिलाओं के लिए भी और सभी उम्र के महिलाओं के लिए है ये स्कीम, वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। और हम स्टूडेंट्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आकर सिटी में पढ़ते हैं और ये स्कीम पूरे सिर्फ सिटी में ही नहीं पूरे तेलंगाना में है। सो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि छुट्टियों के समय उन लोगों का भी पैसे नहीं रहते गांव जाने, अब फ्री है तो गांव जा सकते, परिवार के साथ रह सकते और बहुत जॉब ढूंढने में भी शायद आसानी होगी। हाँ, जॉब ढूंढने के भी बहुत आसानी होगी क्योंकि अब जॉब ढूंढने निकले हैं तो महिलाएं तो अब उनको ऑटो के लिए खर्चा करना पड़ेगा या फिर टैक्सी के लिए या फिर कुछ पैसे लगा कर ही जाना पड़ता है। तो अब ये बस फ्री हो गई, इसकी वजह से अब महिलाओं के लिए जॉब ढूंढना और आसान हो जाएगा और सुरक्षित भी रहेगा क्योंकि महिला बसों में बहुत सुरक्षित महसूस भी करती है। बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। बेस्ट विशेस टू यू। तो लड़कियों के चेहरे पर तो वो मुस्कान है, वो खुशी है कि हम
फ्री ट्रैवल कर सकते हैं और इसके अलावा सुरक्षित भी महसूस होता है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दुबई में जलवायु परिवर्तन पर हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर कदम बढ़ाने पर जोर दिया। निश्चित तौर पर भारत की ऊर्जा परिवर्तन नीति में परमाणु ऊर्जा का बड़ा रोल रहेगा। एनडीटीवी की टीम ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में एक अहम परमाणु रिएक्टर का दौरा किया। भारत को अव्वल दर्जे का परमाणु प्रोग्राम बताया जाता है। डेवलप्ड कंट्री माना जाता है फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। मैं इस वक्त खड़ा हूं फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के कंट्रोल रूम में, जो भारत का एक अव्वल दर्जे का रिएक्टर है, टेस्ट रिएक्टर है, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है। भारत के 3 स्टेज प्रोग्राम के लिए, सेकंड स्टेज के फ्यूल और मटेरियल्स को टेस्ट करने के लिए। और मेरे साथ हैं यहाँ के ट्रेनिंग डायरेक्टर कोटेश्वरन साहब, जो बताएंगे इस रिएक्टर की क्या खास बात है। कोटेश्वरन साहब, ये जो रिएक्टर है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, इसकी क्या खास बात है? This reactor is designed to operate at 40 megawatt, mainly to demonstrate. थोड़ा हिंदी में बताएं। Okay, demonstrate कुछ बोल सोडियम, because this sodium इधर मंदक नहीं यूज करते हैं, इधर प्योरली सोडियम is used as the coolant. So the energy of the neutron बहुत ज़्यादा रहता है। उधर PHW रिएक्टर में उधर लेस देन 1 EV कम करते हैं, इधर 200 to 300 keV ऑपरेटिंग एनर्जी, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन यूज़ करते हैं। इसके कारण सोडियम यूज़ करना पड़ता है। मंदक कोई भी जो आप सोडियम यूज करते हैं वो कूलेंट है, वो तो है, लेकिन इसको फास्ट और ब्रीडर क्यों बोला जाता है? फास्ट इधर न्यूट्रॉन एनर्जी कम नहीं करते हैं, बिल्कुल वाट एवर फिशन में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सेम एनर्जी अराउंड 200 to 300 keV, इसको बिल्कुल कम नहीं करते हैं। दूसरा, इसके वजह से वी आर यूजिंग वाट एवर थोरिया अवेलेबल इन इंडिया, 30 to 40% वर्ल्ड रिजर्व वी हैव, उसको पूरा हमको कन्वर्ट करके यूरेनियम 233 बना सकते हैं। सो दैट इज़ थर्ड स्टेज फ्यूल। सो इन्फिनिट एनर्जी हमको इससे निकाल सकते हैं। दूसरा, वाट एवर यूरेनियम 238 हमको फर्स्ट स्टेज रिएक्टर में मिलता है, उसको डिप्लीटेड यूरेनियम बोलते हैं, उसको इस रिएक्टर में डाल के हमको ज़्यादा प्लूटोनियम 239 बना सकते हैं। अगर ये फास्ट रिएक्टर नहीं तो हमको 7% ही मिलता है यूरेनियम यूटिलाइजेशन फैक्टर, अगर फास्ट रिएक्टर में जाएगा तो 70% मिलता है। सो बहुत एनर्जी हम निकाल सकते हैं फास्ट रिएक्टर तो हमें क्यों ज़रूरत है? हमारे पास यूरेनियम का भंडार कम है, हम क्यों थोरियम? क्योंकि बाकी देश तो थोरियम नहीं इस्तेमाल करते। यूरेनियम हमको लिमिटेड क्वांटिटी है, इंडिया में यूरेनियम बहुत ज़्यादा नहीं है। यूरेनियम फर्स्ट स्टेज रिएक्टर में यूरेनियम पूरा डाल के हम लॉट ऑफ प्लूटोनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्लूटोनियम को सेकंड स्टेज रिएक्टर फास्ट रिएक्टर में डाल के लॉट ऑफ एनर्जी वी कैन एक्सट्रैक्ट एज वेल एज वी कैन प्रोड्यूस। इधर थोरियम डाल के यूरेनियम 233 बना सकते हैं, नहीं तो डिप्लीटेड यूरेनियम ज़्यादा डाल के हम प्लूटोनियम 230 ज़्यादा बना सकते हैं। इसके वजह से लॉट ऑफ चेन ऑफ फास्ट रिएक्टर, फ्लीट ऑफ फास्ट रिएक्टर्स बना के देन इन्फिनिट एनर्जी वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फास्ट रिएक्टर रूट। तो इस तरह के फास्ट रिएक्टर दुनिया में कितने देश में अभी चल रहे हैं? अभी रशिया में BN 600 ओन रिएक्टर चल रहा है। इंडिया में एक ही रिएक्टर, दिस मदर ऑफ फास्ट रिएक्टर, एक ही रिएक्टर इंडिया में चलता है। इसके एक्सपीरियंस लेके हम लोग 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी PFBR बनाया, उसके एडवांस स्टेज ऑफ माने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कि हमारी सेकंड स्टेज के प्रोग्राम के लिए मेन स्टे होगा। वो रिएक्टर अभी बन रहा है, चालू नहीं हुआ है अभी। इट इज इन एडवांस स्टेज ऑफ कमिशनिंग, दे हैव चार्ज्ड सोडियम, इट इज विथिन इस साल के अंदर हम बना के इट विल कम इनटू ऑपरेशन। वो तो जब आएगा तब प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चालू होगा। अब इसके संग ये टेस्ट रिएक्टर करके आपने प्लूटोनियम और यूरेनियम 233 को यूज़ किया, इसके साथ कुछ हाइड्रोजन की लिंकेज की भी कोई प्लान है? इधर फास्ट रिएक्टर में स्टीम टेम्परेचर बहुत करीब 500 के आसपास है, इसको टेम्परेचर हाई टेम्परेचर स्टीम यूज़ करके हम इधर इलेक्ट्रोलिसिस रूट में हाइड्रोजन बना सकते हैं, नहीं तो केमिकल प्रोसेस दैट आल्सो हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड एंड
clean hydrogen can be produced, green hydrogen can be produced through the fast माने reactor. जो एक्सपेरिमेंट है वो आगे रहेगा, अब हाइड्रोजन यूज होना है तो उसमें भी फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कोई रोल प्ले करेगा? जरूर, बिकॉज वी आर बहुत फास्ट रिएक्टर आने वाला है, उससे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर स्टीम बना के उसके अनुसार हाइड्रोजन भी यूज़ करते हैं. सो इट इज़ ए क्लीन एनर्जी वी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम फास्ट रिएक्टर रूट. तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है? इज इट कार्बन फ्री? क्या फ़ायदा है? कुछ क्लाइमेट चेंज के टाइम पे क्या न्यूक्लियर एनर्जी भारत के लिए फ़ायदेमंद है नेट ज़ीरो में? Here it is a green energy concept. Any nuclear reactor, it is a green energy. 1 unit produce करने के लिए 1 kilo carbon यूज़ करते हैं. So that much equivalent CO2 or CO emission to the atmosphere. Our ozone layer is well protected because of the nuclear energy. So ये थे कोटेश्वरन साहब MS बताते हुए कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर जो है वो अपना काम प्लूटोनियम को यूज़ करने में, मटेरियल्स को टेस्ट करने में और प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने के लिए किस तरह काम आया, लेकिन आने वाले टाइम में इससे एक न्यूक्लियर एनर्जी से हाइड्रोजन बनाने की भी योजना है. तो ग्रीनर देन ग्रीन हाइड्रोजन की जो बात की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से आएगी. तो ये जो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है ये भारत को बहुत चीज़ें दे रहा है और आने वाले टाइम में भी बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट करके भारत को क्लीन एनर्जी और जो नेट ज़ीरो की टारगेट है उसको और पहुंचाने में काम आएगा. बेस लोड पावर सप्लाई करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का एक बड़ा अहम भूमिका रहेगी आने वाले टाइम में. फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के कंट्रोल रूम से कलकपाकम से पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए. तो देश की बात में आज इतना ही. नमस्कार.